हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है यूपी स्पेशल को लेकर के। प्रति वीक हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि यूपी के हिसाब से हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन अब तो मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर भी लेकर के आ रहा हूं बहुत सारे वीडियोस। तो आशा करता हूं कि आपका इसी प्रकार से प्यार मिलता रहेगा और हम लोग अपनी जर्नी को इसी प्रकार से स्टार्ट रखेंगे और जल्द से जल्द सफलता को भी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज के सेशन को। लेकिन सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, देवियों सज्जनों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मार्ग पर चलें, महिलाओं का सम्मान अवश्य करें, जल्द से जल्द सफलता को भी प्राप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सा आपके लिए एक इमेज लेकर के मैं आया हूं। पूरा विश्व इस इमेज के साथ बहुत अच्छे से मुखातिब है, कोई ऐसा नहीं होगा जो इस इमेज को ना जानता हो। तो आज इन्हीं से संबंधित एक हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशनल कोट है। गांधी जी को हम लोग सीखते हैं, भगत सिंह महाराज को हम लोग सीखते हैं, सभी को हम लोग सीखते हैं, लेकिन कुछ मैं अब आपके लिए ऐसे भी दृष्टांत लेकर के आना चाहता हूं ताकि आपका फोर्थ पेपर जो है कुछ जीवंत लोगों से भी बन सके। जीवंत लोग का अर्थ ये है कि भाई जो हमारे सामने इस समय घटनाएं वास्तव रूप में घटित हो रही हैं, क्या वाकई आपको वहां से कोई मोटिवेशन मिलता है? क्या वाकई वहां से आपको कोई एथिक्स की नॉलेज मिलती है? तो जी हां, आज आपको इनसे एक बहुत बड़ी एथिक्स की नॉलेज मिलेगी, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जीवन को देखने के आयाम कुछ अलग होते हैं। कुछ हमारी नजरों से भी देखा करो, कुछ इनकी नजरों से भी देखा करो। आखिर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट कोट जो मैं इनके साथ आपके लिए एक लाइफ इंसिडेंट को लेकर के आया हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा क्या हुआ है एक्चुअल में। अगर आप देखने का प्रयास कर रहे हो, बिजनेस इनसाइडर, कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अरे हम लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही 47th बर्थडे था किसका? एलन मस्क जी का। फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन घटना तो कुछ पुरानी है, लेकिन एक तो एक हमको घटना को देखना ही होता है। 47th बर्थडे मनाते हैं कौन? हमारे एलन मस्क साहब। बहुत ज्यादा क्या सोच रहे हैं आपकी? बहुत बड़ा केक आया होगा, बहुत शैंपेन खोली गई होंगी, दिन है पानी, रात में पानी, अभी भी पानी, उस भी पानी, इधर भी पानी, सब कुछ सोचा होगा। पूरा शिप क्रूज को इन्होंने बुक किया होगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपकी धारणा है, आपका मन मस्तिष्क आपको ऐसा सोचने के लिए कहता है, इसीलिए कहता हूं कभी हमारी नजरों से भी देखा करो, कभी इनकी नजरों से भी देखा करो। इन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है 24 घंटे काम करके। राजा बनने के लिए राजा की तरीके जीना भी पड़ता है। राजा का जीना वो नहीं होता है जो आपको उसके ताज में दिखाई देता है। राजा का जीना कौटिल्य की नजरों से देखेंगे तो 4 घंटे सोना भी होता है। राजा का जीना वो भी होता है जब वो अपनी प्रजा को 24 घंटे सुलभ होता है। जब वो खा भी रहा होता है तब भी उसे प्रजा की चिंता सताती रहती है। राजा वो होता है जो कांटों पर अपने सर को रख करके सोता है। तो राजा बनने के लिए भी राजा की तरीके सोचना पड़ता है, और राजा क्या होता है जो कांटों पर सर रख करके भी सोता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है यहां पर। 24 घंटे वर्किंग की इन्होंने अपने बर्थडे के दिन। और हम लोग का बर्थडे होता है तो हम लोग पार्टी, रसगुल्ले, हमारे दिमाग में यही रहता है। विश्व में कभी नंबर 1 पर जाते हैं, कभी नंबर 2 पर होते हैं, कभी नंबर 1 पे जाते हैं, कभी नंबर 2 पर आते हैं अमीरियत के मामले में एलन मस्क साहब। लेकिन उसके पीछे जरा मेहनत तो देखिए, 24 घंटे की मेहनत है। केवल 24 घंटे ही नहीं है, जरा इंटरव्यू को पढ़ेंगे तब भी आपको मालूम चलेगा कि जब इंटरव्यू को भी आप इनके पढ़ते हैं तो भी आपको मालूम चलता है कि देखिए एक वीक में लगभग औसतन 120 घंटे ये काम करते ही करते हैं। और मस्क ने क्या कहा कि अपना 47वां बर्थडे इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, पूरे ऑफिस में बिता दिया। और लिखा क्या है, लगभग 20 सालों से
हार्डली इन्होंने क्या कहते हैं अ वीक लॉन्ग वेकेशन लिया होगा, इससे ज्यादा इन्होंने लिया ही नहीं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नंबर 1 रहना है तो नंबर 1 की तरीके सोचना भी पड़ेगा, नंबर 1 की तरह एक्ट भी करना पड़ेगा, नंबर 1 टाइम भी देना पड़ेगा, नंबर 1 का इनोवेशन भी लाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई खाया पिया और सो गया। इसीलिए याद रखिए, जब एलन मस्क साहब आपको दिखाते हैं कि मैं 24 घंटे वर्किंग करता हूं, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। मैंने अभी कहा, सोने को सोना बनने के लिए भी आग के दौर से गुजरना पड़ता है। जब तक सोना आग की मार नहीं सहता, तब तक उसकी खूबसूरती भी नखर करके नहीं आती है। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। अरे सर, सूर्य की तरीके कैसे जलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है मेरे भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे हैं, और ये रिएक्शन इतनी बड़ी छोटी नहीं है। दैट इज अ थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको होने में भी करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की नीड होती है। तब जाकर के सूरज भी सूरज बनता है और अपनी रोशनी देता है। तो चलिए, आई होप सो आप इस लाइफ इंसिडेंट के साथ समझे भी होंगे और इसको अपने अंदर अडॉप्ट भी करेंगे। चलिए आज पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ भी आपके एथिक्स के पोर्शन से ही संबंधित है और बहुत बढ़िया न्यूज़ है। जरा इसको देखने का प्रयास कीजिए। शायद आपको मालूम हो तो ये वाली न्यूज़ हमने पिछले हफ्ते भी कवर की थी। सर, ये इसी से ही कुछ जुड़ी हुई न्यूज़ है। क्या है न्यूज़, जरा हम देखेंगे। ध्यान में रखिएगा, कोई भी न्यूज़ आइसोलेशन में नहीं होती है। न्यूज़ लगातार डेवलप होती रहती है, सालों भर तक ऐसे ही न्यूज़ चलती रहती हैं और इसी से ही आपको फॉर्डर मटेरियल आपके मिलते जाते हैं और आपका घटनाक्रम जो है तैयार होता चला जाता है। इससे संबंधित मैंने आपको पिछली बार भी न्यूज़ बताई थी कि व्हाट्सएप के जरिए सीएम ऑफिस से अब आप संवाद कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पहलू इसमें मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था और आज भी कुछ इसी प्रकार का मैं आपको पहलू दिखाने के लिए लाया हूं। फिलहाल रखिए, दिमाग में रखिएगा, ये आपके 4th पेपर से भी रहेगा और साथ में 3rd पेपर के ई गवर्नेंस वाले चैप्टर से भी ये डायरेक्टली कोरिलेट करेगा, क्योंकि अब आयुष्मान कार्ड है तो ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ई गवर्नेंस में ऐसा उदाहरण के रूप में आप आयुष्मान को किस प्रकार से यूपी सरकार लिंक कर रही है उसको भी अपने पास रख सकते हैं। एक और आपके सामने इमेज है और बहुत ज्यादा ये इमेज वायरल हुई है। ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ये भाई साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये एसडीएम रहे हैं। एसडीएम प्रयागराज के मीरपुर जगह है, मीरगंज इलाका है, वहाँ के एसडीएम साहब हैं और इनके दरबार में आया था ये वादी और ये कुछ इस प्रकार से मुर्गा बना हुआ है। फिलहाल एसडीएम साहब का अपना भी तर्क है, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता हूं। इनका भी भाई साहब का अपना तर्क है तो इनकी बात को भी क्रॉस नहीं किया जा सकता है। एसडीएम साहब का ये तर्क है कि भाई जैसे ही ये मेरे ऑफिस के अंदर आया ये तुरंत मुर्गा बन गया। मैंने इससे कहा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए, किसी भी अधिकारी के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं और मैं नहीं भी मान करके चलता हूं कि एसडीएम साहब जो है इस तरीके का कोई एक्ट इन्होंने किया ना मैं ऐसा कहूंगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। बस कहना यही चाहूंगा कि जितने भी ऑफिसेज हैं कम से कम वहां पर सीसीटीवी कैमरेस को पूरी तरीके से इंस्टॉल कर देना चाहिए। अगर एसडीएम साहब ये कहते हैं कि ये मेरे ऑफिस में आया और तुरंत मुर्गा बन गया और उसी समय इनका वीडियो भी बना लिया गया, तो फिर इसका मतलब है कि एसडीएम साहब अपनी जगह गलत नहीं थे। दूसरी जगह अगर ये इंसान ये कहता है कि मैं वहाँ गया, अपनी फरियाद भी मैंने रखी, मैं बहुत बार से जा रहा था, उसी दौरान एसडीएम साहब को फिर मैंने वो अपनी बात याद दिलाई, भूमि अतिक्रमण के कारण कब्रिस्तान का एक इशू था, तो कहा कि एसडीएम साहब ने इनको मुर्गा बन जाने के लिए कहा, तब इनका वीडियो बना लिया गया। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, कौन गलत है कौन सही तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कहूँगा कि हर जगह सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि एसडीएम साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या वादी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अगर वाकई क्या कहते हैं ऑफिसर्स की तरफ से ऐसी कोई हरकत करवाई जाती है तो यह वाकई बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है अपने आप में और एक सभ्य समाज के ऊपर बहुत ही कलंकित करने वाली एक घटना है जो गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने में वाकई क्वेश्चन मार्क लगा देती है। और सरकार का क्या नजरिया है,
वो आम इंसान तक प्रॉपर एक अच्छा फेस नहीं पहुंच पाता है। फिलहाल घटना क्या है, ये एक छोटी सी घटना, एक घटना आपको दिखाई पड़ रही है, नॉट छोटी सी घटना, क्योंकि सरकार का चरित्र यहां सर उद्घाटित होता है, क्योंकि आखिर सरकार का ही पार्ट है कौन, अधिकारी महोदय भी। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे आज भी कौन सी है, गुड गवर्नेंस से लेकर के ही एक इशू आया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ आपके सामने डेटा मैं रखना चाहता हूं। जरा देखिए क्या है डेटा। सबसे पहले तो इसको अपने पास जरूर लिख लीजिएगा, कभी भी एथिक्स के पेपर में आपको ये चीजें लिखनी हो तो ये आपके लिए रामबाण की तरीके काम करता है। ये कौटिल्य का आप देख रहे हैं कोट लिखा हुआ है, प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजाना तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यम प्रजाना तु प्रियम हितम। मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। गुड गवर्नेंस तो 1990 के बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है, लेकिन अगर हमारा गुड गवर्नेंस देखें तो हमारा गुड गवर्नेंस तो ऑटोमेटिक आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, राजा के कर्तव्यों को निहित किया गया है। तो राजा के कर्तव्य क्या है जरा देखिए, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, राजा प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा अपना हित दिखना चाहिए, प्रजा के हित में ही राजा को अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, जो राजा को अच्छा लगता है उसमें उसका वो हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें है। मतलब आप समझ रहे हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है। मन की बात जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के क्रम में आप लोगों से भी चिट्ठियां मंगवाते हैं कि आप हमें चिट्ठियां भेजिए। हम लोग बाकायदा उनको चिट्ठी भेजते हैं, वो प्रधानमंत्री ऑफिस के पास, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जाती है और वहां से भी वो बहुत सारी चिट्ठियों को पढ़ते हैं और हमारी बातें वहां पर रिवील की जाती हैं। बाकी अपने दृष्टिकोण को भी रखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में देखें तो टू वे कम्युनिकेशन है, हमारी भी बात सुनी जाती है और वो अपनी बात भी वहां पर रखते हैं। उसी प्रकार अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज देखी होगी, आदरणीय राहुल गांधी महोदय जी, राहुल गांधी जी संसद का सेशन जैसे ही ओवर हुआ, कुछ कुलियों ने बकायदा डिमांड की थी बकायदा कि राहुल गांधी जी जो है वो उनके बीच में आए। तो राहुल गांधी जी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उनकी ड्रेस पहनते हैं और उनके साथ बकायदा वहां पर हमको दिखाई भी पड़ते हैं। कुलियों का विषय जो अभी तक बहुत ठंडे बस्ते में जा चुका था, जब से खासकर रेलवे वाला हमने इंसिडेंट देखा था, रेलवे बजट भी मिल गया था, फिर भी उस समय कुलियों की चर्चा होती थी। लेकिन ये वाले कुली जो है भाई साहब, हमारे बस वाला आनंद विहार वाला जो आप स्टेशन देखते हैं वहां से जुड़े हुए हैं। तो मतलब कुली फिर से क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में फिर से आ गए, उनकी क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि राजा जो है वो पूरी तरीके से सुलभ होना चाहिए। अब राजशाही तो नहीं है, अब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सांसद भी राजा के रूप में होंगे और हमारे जो अधिकारी महोदय भी हैं तो वो सेवक, लेकिन वहां पर भी उनको ऐसा माई बाप कल्चर के रूप में हम लोग देखते हैं। सीधी सी बात ये बताने वाली है, अधिकारी महोदय पूरी तरीके से सुलभ होने चाहिए किसको, जनता को। उसी प्रकार जो हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, वो भी सुलभ होने चाहिए किसको, जनता को। आप इसको कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, अधिकारियों के कॉन्टेक्स्ट में भी कोट कर सकते हैं, लोकतंत्र के कॉन्टेक्स्ट में भी कोट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका आंसर एक माना जाएगा। और ये कौटिल्य का ये जो आपका स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस के लिए आखिर क्या क्या एक अधिकारी में गुण चाहिए होते हैं, एक अधिकारी में गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या गुण चाहिए होते हैं। फिलहाल पहले भी क्या कहते हैं, नोलान कमेटी की चर्चा हो चुकी है। नोलन कमेटी की चर्चा पहले भी आप लोगों, जो भी क्या कहते हैं पीएससी की तैयारी कर रहा है, वो नोलान कमेटी से बहुत अच्छे से चर्चित होगा कि अधिकारियों में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन से वो मूलभूत मूल्य हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने एक बहुत अच्छा आपके लिए टैगलाइन बनाई है, दैट इज अ साहिलो। साहिलो से आप पूरी तरीके से जान सकते हो, साहिल लो, ठीक है ना, साहिल लो, ठीक है, साहिल ओ,
ठीक, साहिल ओ, ठीक है। तो हंसता हुआ चेहरा दिख गया, क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस की ये आधारभूत मूल्य है, हर सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए। जो आपने अभी इमेज देखी थी, क्या वो वाकई इस पैरामीटर में खरे उतर रहे हैं? आई होप सो। ये वाली तस्वीर इस पैरामीटर पर खरा नहीं उतरती हुई दिखाई देती है। साहिलों में पहला क्या है? सेल्फलेसनेस, मतलब एक सिविल सर्वेंट को स्वार्थ रहित गुण होना चाहिए। उसका स्वार्थ रहित गुण जो है लोगों को निष्पक्ष भाव से ट्रीट करने में जरूरी होता है। अदरवाइज स्वार्थ तो फिर जब आ ही जाएगा तो फिर कभी भी क्या कहते हैं, आप निष्पक्ष नहीं रह सकोगे। ए फॉर होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मेरे भाई, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा गया है, जिम्मेदारी नहीं, उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा शब्द होता है अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है मैं आपके प्रति उत्तरदायी हूं। यदि मैंने कोई कार्य किया है तो मैं आपके प्रति उत्तरदायी रहूंगा। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक फोर्स आ जाता है लीगली, जिसके तहत आप अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार नहीं, उत्तरदायी होते हैं। एच मतलब होता है दैट इज ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। और आई मतलब होता है इंटीग्रिटी, बोले तो आपका सत्यनिष्ठा। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में भी बहुत बड़ा छोटा सा भेद है। भेद यह है, मैंने अगर चोरी की, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हां मैंने चोरी की है, तो दैट इज ईमानदारी है मेरी। लेकिन सत्यनिष्ठा का मतलब यह है मैंने चोरी की है, दूसरे को भी जो मेरे साथ था उसको भी मैंने रोका है या ऐसा करने से रोका है उसको, दैट इज अ एक्शन का फॉर्मेट आ जाएगा। मैंने चोरी करते हुए किसी को देखा तो मैंने साफ साफ कहा मैंने चोरी करते हुए देखा है, तो ये मेरी ऑनेस्टी है। लेकिन मैं उसको जा करके रोकूंगा चोरी करने से, दैट इज अ इंटीग्रिटी, मतलब मैं दूसरे को भी एक्शन का फॉर्मेट आ जाएगा। यहां पर ऑनेस्टी प्लस एक्शन आ जाएगा, दैट इज सत्यनिष्ठा में। एल का मतलब हो गया आपका दैट इज लीडरशिप, नेतृत्व का गुण। नेतृत्व के गुण में आप देखिए, कभी भी महेंद्र सिंह धोनी जी को देखिए, आपको लीडरशिप की क्वालिटी दिख जाएगी। जब वो मैच जीतते हैं तो वो सारा क्रेडिट दे देते हैं किसको? अपनी टीम के टीम को। लेकिन जब हारते हैं तो वो अपना क्रेडिट लेते हैं। आप इसरो को देखिए, इसरो में भी देखिए, सोमनाथ जी को भी देखें हम, तो ऑनरेबल सोमनाथ जी को भी देखें, और इनसे पहले भी हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट महोदय उनको भी हमने देखा। चंद्रयान सेकंड फेल हुआ तो क्रेडिट उन्होंने अपने ऊपर लिया। आज जब चंद्रयान सफल हो गया तो क्रेडिट पूरी टीम को दिया गया। यह होता है नेतृत्व का गुण। नेतृत्व हमेशा विफलता को अपने ऊपर लेता है कि मैं विफल हुआ हूं, जब लेकिन वह जीत जाता है तो क्रेडिट पूरी अपनी टीम को देता है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी भारत मंडपम गए, और भारत मंडपम जा करके उन्होंने वहां पे जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने G20 के समय में अपनी सेवाएं दी थी, उसमें वेटर भी थे, सफाई वाले भी थे, सब लोग थे। तो उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये आप लोगों की बदौलत आज G20 सफल हुआ है। देखिए दैट इज अ नेतृत्व का गुण। सारा का सारा क्रेडिट किसको दिया? वो दिया वहां के लोगों को। ठीक है ना। ओ का मतलब है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, बोले तो वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता नहीं, वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है व्यक्ति प्रभावी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, जहां रैशनैलिटी के माध्यम से चीजों को सॉल्व किया जाता है। ओपननेस का मतलब होता है खुलापन, मतलब किसी भी प्रकार से कोई चोरी चकारी नहीं है, पूरी तरीके से पारदर्शी माध्यम रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज किया जा रहा है, सभी लोग अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आई होप सो इस 7 प्रिंसिपल को आप समझ गए होंगे। अब वो जो आपके इलाहाबाद वाली एक घटना दिख रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई सुशासन वहां पर हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और एक सिविल सर्वेंट के जो उत्तरदायित्व हैं, जो उसके अंदर आधारभूत मूल्य होने चाहिए नोलान कमेटी के अकॉर्डिंग, उसमें से कोई भी आधारभूत मूल्य वहां पर मुझे दिखाई नहीं देता है। फिलहाल मैं यहां किसी भी सिविल सर्वेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। मैंने पहले से भी आपको क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि जो ऑनरेबल एसडीएम साहब थे उनका भी अपना क्लैरिफिकेशन था कि भाई मैंने मुर्गा बनने के लिए नहीं कहा था, ये तो तुरंत आया और तुरंत बन गया। और आजकल आप जानते हैं फटाफट
बन जाते हैं क्या वीडियो और उसको कर दिया गया वायरल। तो उसमें अधिकारी साहब भी नप गए और मुख्यालय से कनेक्ट कर दिए गए। इसीलिए मैंने कहा कि भाई अब तो ये भी जरूरी हो गया है कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए चाहिए, इवन अधिकारी के कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जैसे एसडीएम साहब कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। दूसरी तरफ वादी आया है तो उसका भी अपना पक्ष था, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, मैं किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, मैं दोनों का पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, दोनों के तरीके से आप सोच सकते हैं। इसके अलावा देखें तो आखिर शायद आपको मालूम हो उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन लाने के लिए क्या क्या कर रही है, इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है। फिलहाल ये मैंने आपको बताया था सीपी ग्राम्स के बारे में कि सीपी ग्राम्स जो है एक्चुअल में सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है। 24x7 केंद्र सरकार के अगर कोई भी शिकायत होती है तो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसको आप IGRS के नाम से जानते हो। जन सुनवाई समाधान पोर्टल है जहां पर जाकर के आप अपनी ग्रीवांस को रजिस्टर कर सकते हो, अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकते हो, रिमाइंडर भी भेज सकते हो और अपना फीडबैक भी भेज सकते हो। यहां पर सरकार पूरी तरीके से आपके लिए एक्टिव रहती है। इसी से संबंधित एक पूरी अखबार की ये कटिंग है, आप देख रहे हैं। ये जन सुनवाई समाधान जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि वो कौन कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जो जन सुनवाई पोर्टल IGRS CM हेल्पलाइन के क्रम में नंबर 1 पर रहे हैं और कुछ जो जिले हैं वो नंबर क्या कहते हैं नीचे के क्रम पर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात बताने का ये है कि भाई अगस्त महीने की टॉप और बॉटम 10 रैंकिंग मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की गई है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, SSP, SP के अलावा तहसील के कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर यह लिस्ट अभी आई है। यह बताती है कि उत्तर प्रदेश के कौन से अधिकारी, कौन से जिले हैं जहां पर अच्छा काम किया जा रहा है और कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर काम जो है संतोषप्रद नहीं है। जैसे हम लोग देखें, जैसे ये आप देख रहे हैं IGRS शिकायत पोर्टल के लिए अगर देखा जाए तो टॉप 10 जिलाधिकारियों में नंबर 1 पर है अमेठी के जिलाधिकारी, जो कि लोगों से बहुत अच्छा संवाद कर रहे हैं, उनकी शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव वे में काम कर रहे हैं, ये चीज हमको दिखा रहे हैं। फिर कन्नौज है, श्रावस्ती है, शाहजहांपुर है। वहीं बॉटम में देखें जो अच्छा जिलाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उसमें बागपत है, गोरखपुर है, बरेली। इवन देखिए गोरखपुर का नाम है, बाबा जी का डर नहीं है, समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। तो गोरखपुर भी जो है वहां के भी जिलाधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है, पूरी तरीके से देख रहे हैं। वाराणसी भी, इवन देखिए वाराणसी के भी यह हाल है, इवन प्रयागराज का भी हाल है। मतलब जो अपने आप में बहुत हिट लिस्ट में शामिल हैं, जिनके ऊपर वाकई बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए, वहां के DM साहब जो हैं के प्रदर्शन को खराब तरीके से चिन्हित किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे श्रावस्ती, इधर आप देखें तो दिस अमेठी, इधर सोनभद्र, इवन सोनभद्र को भी देखिए अच्छे कैटेगरी में आया है, गाजियाबाद भी अच्छी कैटेगरी में, महोबा भी अच्छी कैटेगरी में है। मतलब बताने का यह है कि जब भी आप अपने आंसर के साथ जाएं तो आप ये लिख सकते हैं IGRS CM हेल्पलाइन सबसे अच्छा कार्य करने के प्रदर्शन के जिलाधिकारियों के क्रम में देखें तो अमेठी, कन्नौज, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, आपका सोनभद्र, ये अच्छे क्रम में है। यहां मतलब गुड गवर्नेंस अच्छा है। देखिए ध्यान में रखिएगा, मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, सेंटर है और सेंटर के बाद आता है स्टेट और स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। ये 3 टायर सिस्टम है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कोई भी योजना आएगी, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी होगा, सबसे पहले इंटरेक्शन लेवल यही है, लोगों का इंटरेक्शन लेवल सबसे पहले यही है। कोई भी किसी को समस्या होगी सबसे पहले वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SP, इन्हीं से जाकर के रूबरू होता है। यदि उसकी यहीं पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी छवि जो है ये डिसाइड हो जाती है कि इनकी छवि एक्चुअल में है कैसी।
अगर यहां पर अच्छा काम होगा तो इनकी छवि भी अच्छी होगी, अगर यहां पर बुरा काम होगा तो इनकी छवि भी बैड बॉय वाली बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए डिस्ट्रिक्ट का मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पिछली बार की स्लाइड में भी आपको बताया था कि योगी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को भी लाने वाली है कि स्टेट गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो आते ही आते हैं, यूपी सरकार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लाने वाली है। समझ रहे हैं बात को? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आएगा तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर भी पहचान होगी। देख रहे हैं यहां पर किस तरीके से, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वार्न भी किया गया है कि अगले महीने आपके प्रदर्शन को फिर से देखा जाएगा। इवन यहां पर आप देखें तो पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी स्तर पर भी क्या कहते हैं देखा गया है कि कहां पर कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, मतलब संतोषप्रद काम नहीं कर रहा है। तो अगर यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, दैट इज जो अलीगढ़ है, श्रावस्ती है, सोनभद्र, हमीरपुर, यहां के एसपी साहब जो है अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि बरेली, इवन लखनऊ, देखिए लखनऊ आ गया, गोरखपुर, अरे मतलब गोरखपुर तो क्या बोले इसमें, फतेहपुर, झांसी, अयोध्या, ये सब जो इलाके हैं यहाँ के मतलब संतोषप्रद कार्य नहीं है। तो ये कुछ छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन इस छोटी सी न्यूज़ में बहुत सारे पैरामीटर छुपे हुए थे जो कि आपको पता रहने चाहिए। किस प्रकार से गुड गवर्नेंस को लेकर के क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इवन पिछली बार भी मैंने आपको सेवोत्तम के बारे में बताया था, शायद आपको मालूम हो, सेवोत्तम के बारे में भी बताया था। अब देखिए सेवोत्तम आपके पास है, इसके अलावा IGRS वाला सिस्टम है, CM हेल्पलाइन, व्हाट्सएप, कुछ केस स्टडीज भी हैं आपके पास। ई गवर्नेंस के माध्यम से कैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपनी छवि को अच्छा बना रही है, डिलीवरी मैकेनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी करने की प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता रहने चाहिए, आपके फर्दर मटेरियल के रूप में ये काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। दिस वन इज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। सितंबर महीने को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फाउंडेशन फॉर हेल्दी कैपेबल इंडिया आदित्यनाथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ध्यान में रखिएगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक चीज के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, दैट इज डेमोग्राफी डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। 140 करोड़ भारतीय बोझ नहीं है भारत के ऊपर। यदि इनको ठीक तरीके से ट्रेंड कर दिया जाए तो ये लाभ के रूप में है, ये पूरे विश्व पर अपना क्या कहते हैं परचम फहरा सकते हैं। तो जनसांख्यिकी लाभांश की बात की जा रही है, लेकिन जनसांख्यिकी लाभांश तो तभी मिलेगा ना जब हमारी जो जनसंख्या है वो मजबूत बने, वो पूरी तरीके से उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज एक मालन्यूट्रिशन वाला बच्चा किस प्रकार से लाभांश के रूप में काम करेगा, वो तो एक बोझ के रूप में फिर काम करना स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। अगर हम देखें तो जब मालन्यूट्रिशन वाला बच्चा होगा तो वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकेगा, वो नहीं दे सकेगा। इसीलिए सरकार का प्रमुख बल जो है माता के ऊपर भी है और बच्चे के ऊपर भी है। एक माता जो है वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी क्रम में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी भारत में चल रहा है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तत्वाधान में बहुत सारे प्रोग्रामों को क्रियान्वित कर रही है। न केवल इसके थ्रू मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा रहा है, बल्कि जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसको भी बहुत हद तक मजबूत किया जा रहा है। 24 करोड़ की जनसंख्या वाला यूपी यदि इन दो पैरामीटर पर काम कर लेगा तो आने वाली सदी जो है वो उत्तर प्रदेश की सदी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द स्टेट Chief Minister highlighted the state government has created a new mechanism through which women self-help groups are delivering nutritious food to Anganwadi center
ये आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड क्या करेंगी, अब सप्लाई करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का योगदान इकोनॉमी में बहुत बड़ा होता है। सेल्फ ग्रुप के योगदान को आप केवल इकोनॉमी से मत देखिए, रूरल इंपावरमेंट में सबसे बड़ा योगदान सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो रहा है। वुमेन इंपावरमेंट में सबसे बड़ा योगदान सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो रहा है। इवन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के क्रम में भी देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और कुछ नहीं है, गांव में कुछ महिलाएं मिलकर के 10, 12, 15 महिलाएं मिलकर के कुछ अपना उद्योग स्टार्ट कर सकती हैं, छोटा मोटा स्टार्ट कर सकती हैं। महीने 2 महीने लगातार वो उसको चलाती हैं, उसके बाद अपना प्रोडक्ट सामान बेचती हैं, फिर अपना कुछ कलेक्शन करती हैं, एक अपना अकाउंट हेल्प ग्रुप के नाम से बैंक में खुलवाती हैं। बैंक उनके प्रोसीजर को इंटरटेन करता है और लगभग उसके बाद बैंक जो है प्रॉपर इनको फंडिंग करना स्टार्ट करता है। इसके अलावा मार्केट से इनको लिंक भी करवाया जाता है। धीरे धीरे यही उद्योग धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है और महिलाएं इसमें जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अंततः सरकार के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और फंडिंग अच्छी की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है। यही हेल्प ग्रुप जो है बड़े उद्योग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमी की रीढ़ बन रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट की मैं अगर आपसे बात करूं, और वुमेन के इंपावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्या करेंगी, न्यूट्रिशियस फूड को पूरी तरीके से सप्लाई करेंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है अपने आप में और अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स कर देता है। केवल आंगनवाड़ी के ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं रखी है, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब लायबल बनाया जा रहा है कि आप क्या कहते हैं भोजन इनको सप्लाई करेंगे। जरा देखिए आखिर क्या हमको दिखाई पड़ता है। एक डेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो न्यूट्रिशन है, इससे 2 चीजें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो मैटरनल हेल्थ और दूसरा जो इन्फेंट की हेल्थ है, बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटोमेटिक इसका प्रभाव क्या होगा, MMR ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट होगा, IMR ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट होगा, मातृ मृत्यु दर भी कम होना चालू हो जाएगी और नवजात बच्चे की मृत्यु दर है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। शायद आपको मालूम हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जरा एक बार चेक कीजिए तो आपको मालूम चलेगा भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगभग 103 रैंक के आसपास है, इससे बियॉन्ड ही है। मतलब आप समझ रहे हैं भारत में हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आ रही है वो बताती है कि भारत में भूखमरी बहुत ज्यादा है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये हमको बताती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और यदि हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति खराब हुई तो इसमें 4 पैरामीटर होते हैं। 4 पैरामीटर में एक स्टंटेड चाइल्ड भी होता है, एक वेस्टेड चाइल्ड भी होता है, एनीमिया को भी कंसीडर किया जाता है। ये हंगर इंडेक्स अलार्मिंग बेल के रूप में काम करता है, खतरे की घंटी के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसमें बच्चा भी शामिल है और महिला भी शामिल है। महिलाओं में खून की कमी, ये सब इसमें डिनोटिफाई किया जाता है। बच्चे की आयु उसके हाइट के अकॉर्डिंग, बच्चे की हाइट उसके आयु के अकॉर्डिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बच्चे का वेट उसकी आयु के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहां पर भारत की स्थिति जो है क्वेश्चन मार्क लगी हुई है। वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के द्वारा इसको पूरी तरीके से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम जर्नी को देखें तो 2012 से 2020 तक का मेरे पास डेटा है और डेटा में अगर देखें तो इंडियन IMR को देखिए, भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए। इंद्रधनुष मिशन से लेकर के बहुत सारे मिशन भी आए हैं। देखिए पहले भारत सरकार का अगर हम देखें तो 42 हुआ करती थी क्या आपकी IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही काल को प्यारे हो जाते हैं, प्रति 1000 जन्म के आधार पर अगर देखें तो प्रति 1000 जन्म के आधार पर 42 बच्चे जो है वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब 40, 39, 37, 34 धीरे धीरे कम करते करते आज 28 का रेशियो आ चुका है और भारत सरकार इसको बहुत जल्दी 0 करने पर
वर्किंग में है। वही यूपी में देखें तो ये 53, 50 और धीरे धीरे कम होते हुए आप 38 पे आ चुका है। मतलब प्रोग्रेस हुई जरूर है, लेकिन इसको हमें और कम करना है। ये प्रोग्रेस कैसे हुई है? यही नेशनल न्यूट्रिशन मिशंस के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा भी बहुत सारे मिशंस किए गए, जिसके कारण ये धीरे धीरे कम हुई है। इसीलिए सितंबर का महीना जो है पूरा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के रूप में मनाया जाता है। अब यूपी सरकार क्या क्या कर रही है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए और इन्फेंट मृत्यु दर को कम करने के लिए, या न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, या मेल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तब आपके पास ये सारे स्कीम्स होने चाहिए कि यूपी सरकार क्या क्या कर रही है। तो मैंने सारी चीजें में लेकर के आने का मैंने प्रयास किया है, आप सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहां पर आपके सामने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की परिभाषा लिखी हुई है। प्रति 1000 जन्म पर वो बच्चे जो अपने पहले जन्मदिन को भी नहीं देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये क्या है? एन इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। यदि ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब माता की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है पहले 6 महीने तो बच्चा जो है वो मदर मिल्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। और यदि ये पहले ही जन्मदिन को नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब माता की स्थिति भी खराब है। इसीलिए अगर आप देखें तो जननी सुरक्षा योजना से लेकर बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। दैट इज अ की इंफॉर्मेशन अबाउट मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ। दोनों एक ही हैं, आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर यहां पर देखें तो यूपी न्यूज, इसी में ही यूपी सरकार जो है एक अभियान लेकर के आई थी जिसको कहा गया था दैट इज संभव अभियान, जिसके तहत कुपोषण को यूपी में किस प्रकार से खत्म किया जाएगा, इसी को लेकर के आए थे संभव अभियान। अगर मैं संभव की बात करूं तो नाम को आप जरा थोड़ा सा समझिएगा, ये इस तरीके से है, सॉरी, ये इस तरीके से सम, BHAV, सम। सैम का मतलब SAM, सेवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, जिसको गंभीर कुपोषण से ग्रसित है उन तक को यहां पर पूरी तरीके से अटेन किया जा रहा है। गांव गांव इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी एम्प्लॉय किया गया है कि आप इसको देखिए। ये SAM सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। वो बच्चे जो कि गंभीर रूप से कुपोषित हैं उनको इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी यूपी में मनाया जा रहा है। यूपी में 2.5 लाख कुपोषित बच्चों का हो रहा है इलाज, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पूरी तरीके से किया जा रहा है। देखिए, यदि बच्चे का वजन और उसकी लंबाई एक निश्चित अनुपात में नहीं है, इसको कहते हैं स्टंटेड चाइल्ड, जो कि आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक पार्ट है। तो उस बच्चे को कुपोषित माना जाएगा। साथ ही यदि 6 माह के बच्चे के दोनों पैरों में सूजन है तो वो भी कुपोषित की श्रेणी में आएगा। जरा देखें यूपी सरकार क्या कर रही है। दिस वन इज अ संभव अभियान, और इसके तहत पूरा डेटा कवर किया जा रहा है अंडर ई कवच पोर्टल के द्वारा। तो कम से कम ये कुछ नहीं तो आपके पास ये जरूर होने चाहिए क्या क्या चीजें कर रही है। तो कोई संभव अभियान है, उसके बाद ई कवच पोर्टल है जो कि किससे संबंधित हैं, आपके कुपोषण से। अभी और भी नाम आप देख लेंगे। लगभग 2,48,728 सेवियरली मैलनरिश्ड जो चिल्ड्रन हैं aged 0 to 5 year have been identified this year. After a health examination of these children, they are being provided vaccination. क्या क्या किया जा रहा है इसके तहत? प्रॉपर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। आयरन की, फॉलिक एसिड की ये सब गोलियां दी जा रही हैं, मल्टी वाइटामिन दिए जा रहे हैं, कैल्शियम बेस्ड उनकी हेल्थ कंडीशंस को फोकस किया जा रहा है। देखें तो 1 से 30 सितंबर 2023 यूपी सरकार का ये प्रोग्राम है जो सुपोषित प्रदेश, साक्षर प्रदेश, सशक्त प्रदेश। जरा इसको जरूर याद रखा करें, कभी भी पोषण माह को लेकर के आए तो ब्रैकेट में जरूर डाल दें सुपोषित प्रदेश, साक्षर प्रदेश, सशक्त प्रदेश। सुपोषित होगा तभी साक्षर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नहीं तो मैल न्यूट्रिशन के लिए पहले अपने हेल्थ को देखेगा, उसके बाद यहां पर जाएगा। SDG गोल में अगर आप देखें तो हेल्थ का एक पैरामीटर भी रखा गया है, उसके बाद एजुकेशन के पैरामीटर को रखा गया है। तो प्लीज बता दीजिएगा SDG का कौन सा है जो हेल्थ से संबंधित है।
एसडीजी गोल सेकंड है या थर्ड, देख लीजिए जरा। फिर उसके बाद एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, दैट इज एसडीजी, ये रामबाण है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मां और शिशु, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप ये पढ़ सकते हो, कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, आप इसको प्रॉपर पढ़ सकते हो कि सरकार जो है संभव अभियान चला रही है। अभियान के तहत लगभग 2.5 लाख कुपोषित बच्चों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे सामान्य बच्चों की तरह विकसित हो सके। प्रॉपर वैक्सीनेशन, टीकाकरण, आयरन की गोलियां, फॉलिक एसिड की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, ये सारी गोलियां मतलब प्रॉपर उनको दी जा रही हैं। इवन यहां पर देखिए सरकार क्या कर रही है, अधिकारियों के माने तो हालांकि इन सभी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट का आकलन अगले माह किया जाएगा। 2021 से हर साल कुपोषितों की पहचान के लिए संभव अभियान सरकार चला रही है। सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 0 से 5 वर्ष के लगभग 2,48,728 बच्चों की पहचान की गई है। इसमें केवल बच्चे ही नहीं हैं, इनकी माताएं भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। मैटरनल हेल्थ के भी इसमें इंडिकेटर दे रहा है। आप यहां पर इसको पढ़ सकते हो कैसे किया जा रहा है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर 15 दिन में इन चिन्हित बच्चों के घरों का दौरा कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति का अवलोकन करती हैं। राष्ट्रीय पोषण माह लगातार चल रहा है। इसके अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्रों की भी स्थापना की गई है, एनआरसी की, जबकि 63,000 बच्चों को एनआरसी में भेजा जाना अभी बाकी है। तो ये सब चीज़ें हैं। एनआरसी आप नाम लिख सकते हैं। पोषण पुनर्वास केंद्रों का भी निर्माण किया गया है जहां पर बहुत सेवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन है उनको यहां पर रखा जाता है। एक वो भी आई है कि किस प्रकार से अधिकारी इसमें प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो इसके आधार पर भी रैंकिंग की गई है और देखा जा रहा है कि मालन्यूट्रिशन को खत्म करने में, उसको खत्म करने में सबसे नंबर 1 पर कौन है? बिजनौर। बिजनौर नंबर 1 पर है जो पोषण स्तर पर सबसे अच्छा अभियान में सबसे अच्छा वर्क कर रहा है। उसके बाद फिर उन्नाव, मुरादाबाद। तो कुछ फैक्ट के रूप में आपको पता रहना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो इसी के अंतर्गत पोषण पाठशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। अब ये पोषण पाठशालाएं क्या हैं? तो पोषण पाठशालाओं के तहत लोगों को भी प्रॉपर जानकारी दी जाती है कि भाई उन्हें किस प्रकार से संतुलित आहार लेना चाहिए। इस प्रकार का एक जन जागरूकता वाला भी कार्यक्रम चल रहा है, आयोजित कर अधिकारी देंगे संतुलित आहार की जानकारी। देख सकते हैं आपकी गर्भवती महिलाएं हैं। हमारे यहां तो पहली बात यह है कि अवेयरनेस ही पूरी तरीके से नहीं है, तो इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को भी सरकार के द्वारा ही संभाला जा रहा है। समय समय पर लगातार पोषण पाठशालाओं का डिस्ट्रिक्ट वार आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से गर्भवती महिलाएं हैं इन सबको शिक्षित करते हैं कि भाई यदि वो गर्भवती हैं तो उनको किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए। तो गर्भवती महिलाएं टीकाकरण के बारे में कि कैसे वैक्सीनेशन कराना चाहिए, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बाल विकास पुष्टावर्ग के अधिकारी जिले में अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। तो पोषण को किस प्रकार से मजबूत किया जा रहा है उसके तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है। देख सकते हैं आप कि मैंने आपके लिए ये स्पेशली रखा है कि गुरुवार को फिर लगेगी पोषण पाठशाला। फिर लगेगी का मतलब यह है कि मतलब ऐसी पाठशालाएं समय समय पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आयोजित की जाती हैं। तो पोषण पाठशाला भी आप अपने यहाँ यूज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त एक सभी अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं उसके लिए एक पोषण ट्रैकर ऐप भी बनाया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप का मतलब यह है कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं इनको पूरी तरीके से ये एक बाकायदा एप्लीकेशन दे दिया गया, पोषण ट्रैकर ऐप। अब ये लोग जहां पर भी जाती हैं, अगर मैं बात करूं तो यूपी में लगभग 1,90,000 के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आप ले सकते हैं। इनको सबको हाथ में मतलब एक मोबाइल है, उसमें बाकायदा एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में अगर ये जहां जहां पर विजिट करती हैं इनकी GIS लोकेशन ली जाती है। जो GIS लोकेशन के माध्यम से क्या होता है कि इनकी रियल टाइम इमेज पता चल जाती है कि ये कहाँ गई हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने विजिट किया है, वहाँ पर इन्होंने क्या रिपोर्ट ली है, उसको प्रॉपर इनको क्या करना होता है उस ऐप में भरना होता है। और ये सारा डेटा जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा किसको मिल जाता है? डिस्ट्रिक्ट जो हेड है उनके पास ये प्रॉपर डेटा प्राप्त हो जाता है। तो मतलब रियल टाइम एनालिसिस हो जाती है और GIS के माध्यम से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको इस डेटा के माध्यम से ट्रैकर ऐप को यूज करना है। मतलब आप देख रहे हैं कि
केवल कार्यक्रमों को चालू ही नहीं किया गया है, बल्कि उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा रही है। बिल्कुल लोअर लेवल पर देखिए किस प्रकार ई गवर्नेंस को यूज किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल ई गवर्नेंस के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को लागू करके अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा रहा है और रियल टाइम आधार पर कैसी सेवाएं दी जा रही हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो सेवोत्तम का बहुत बड़ा एक आपको आधार दिख रहा है पोषण ट्रैकर ऐप। अगर आप देखें तो लगभग 1.3 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, लेकिन इनमें से 80% से ज्यादा इनको जियो इनेबल्ड सिस्टम से लैस किया गया है। जियो इनेबल सिस्टम से लैस किया गया है, मतलब ये अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं, दिस वन जियो टैगिंग, इनकी पूरी जियो टैगिंग की गई है। क्या की गई है? जियो टैगिंग की गई है। और जियो टैगिंग के माध्यम से क्या होगा, ये कहीं जाती हैं तो उसका प्रॉपर डेटा रहेगा सरकार के पास, कहां कहां पर गई हैं आप, कितने समय पर गई हैं। तो अब ये जियो टैगिंग के माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता कि घर में बैठे हो और बता दो कि हम गए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता, सरकार उसको भी पूरी तरीके से विजुलाइज कर रही है। अगर आप देखें तो यहां पर यही चीजें आपके सामने लिखी हैं। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की तस्वीर जल्द बदलेगी। इवन यूनिसेफ भी इसमें पूरी तरीके से अब मदद मुहैया करा रहा है। तो आप लिख सकते हो यूनिसेफ के सहयोग से स्वच्छ पेयजल, बाल सुलभ शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये सब चीजें हैं, आप इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हो। प्रदेश में लगभग 1,89,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। मैंने 1,90,000 बोला था, फिलहाल 1,89,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और ये गांव-गांव में मौजूद हैं। अगर ये सारे के सारे जितने हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अगर ये पूरी तरीके से एक्टिव हो गए तो आप याद रखिएगा, ये जो आप IMR और MMR देख रहे हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है, और यूपी सरकार जो पोषण माह और ये पोषण ट्रैकर ऐप, इसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, दैट इज अ संभव अभियान, ये सब चीज़ें अपने आप सफल हो जाएंगी। कई अधिकारी भी सम्मानित किए गए, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्य केंद्रों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। आप इसमें यहाँ पर भी लिख सकते हो, इवन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी आंगनवाड़ी के साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ताकि प्रॉपर पोषण मिशन को सफल बनाया जा सके। तो ये अगर आप देख सकते हैं तो इन लोगों को जियो टैगिंग के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। इसके तहत क्या किया जाता है, मॉनिटर वेयर योर एम्प्लॉयज आर ऑन दी गो इंस्टीड एज्यूमिंग। आप एज्यूम मत कीजिए। अब आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो कर्मचारी है वो एक्चुअल में गया कहां पर है। The advent of mobile apps and time clock that function remotely, तो आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। अटेंडेंस मार्किंग, सेल्फी बेस्ड, आराम से पिक्चर खींच करके सेल्फी भेज सकते हो कि भाई मैं यहाँ का दौरा करने आया हूँ। इसके अलावा इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो कंपनी की उत्पादकता है, सरकार का जो उत्पादकता है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आराम से बढ़ेगी। एलिवेट प्रोडक्टिविटी बाय रेगुलेटिंग टाइम थेफ्ट ऑन फील्ड, ठीक है। जनरेट रिपोर्ट्स, कंप्लायंस और वेरिएंस विद क्लॉक पॉलिसीज, तो मतलब पूरी तरीके से यहां पर क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सी ये न्यूज थी जिसको मैं कवर करना चाहता था कि यूपी सरकार क्या क्या कर रही है पोषण को प्रमोट करने के लिए। तो आपको संभव अभियान है, ट्रैकर के बारे में दिमाग में रखिए, ई कवच के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रखिए। उसके बाद बेसिकली अगर हम देखें तो आपका पोषण के बारे में भी आया था। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा याद रखिए। वुमेन हेल्थ सेल्फ ग्रुप्स को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जोड़ा जा रहा है। IMR को देखें तो IMR लगातार यूपी में घट रहा है, और जब ये घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ना केवल माँ स्वस्थ होगी बल्कि बेबी भी स्वस्थ होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। दूसरी तरफ विकास के माध्यम से उनको वाकई जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में हम लोग आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तभी एक अच्छा माइंड वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बनाया यूपी ने रिकॉर्ड। हमने देखा था कि 2018 में भी भारत यूपी में इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया, अब 2023 में भी इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है ताकि यूपी में इन्वेस्टमेंट आए, और यूपी में इन्वेस्टमेंट वाकई ही आया भी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक डेटा दिखा रहा है कि 2001 से 2017 के बीच में लगभग 17 साल में जितना विदेशी निवेश यूपी में आया है उसका करीब 4 गुना 2019 से 23 के बीच 5 सालों में आया है। इसके अलावा इतना ही नहीं, एफडीआई के मामले में यूपी ने आंध्रा, पंजाब, केरला, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश से 22 राज्यों को पीछे छोड़ा है। तो इसका मतलब एफडीआई जो है वो यूपी में बढ़ा है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये होता क्या है आखिर एफडीआई? भाई अगर मैं रहता हूं अमेरिका में, मुझे यूपी में जाकर के इन्वेस्टमेंट करना है भारत में, अब मैं यहां पर पैसा लेकर के आया, अब मैंने यहां पर फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री मैंने लगा ली, मान लिया पेंट की फैक्ट्री लगाई, पेंट की फैक्ट्री लगाई, अब पेंट यहाँ पर मैं उत्पादित भी कर रहा हूँ, नए नए टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा हूँ, पेंट किस तरीके से बनाया जाएगा, कलरफुल पेंट कैसा होगा, ऐसा पेंट बनाओ जो बरसात में और ज़्यादा चमकता हुआ तुमको दिखाई पड़े, इस तरीके का मैं पूरा पेंट बना रहा हूँ, पूरी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर मैंने किया। एम्प्लॉयमेंट भी आप ही लोगों को दूंगा, सबको दूंगा। ये होता है एफडीआई। एफडीआई का मतलब है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर जमीन खरीदी है, यहाँ पर पूरा प्लांट लगाया है और यहीं पर उसको मैं संचालित कर रहा हूं। ये होता है एफडीआई। या कोई अलग से पेंट की फैक्ट्री है, मान लिया कि वो अपने शेयर बेचना चाहता है, तो मैं आऊंगा, उसके शेयर को खरीद लूंगा, मतलब उसकी कंपनी में अपनी भागीदारिता को बढ़ा लूंगा, उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी अब मैं वहां पर बैठूंगा और उसको संचालित करूंगा। मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसा विदेशी निवेश होता है जिसमें एक स्थायित्व होता है, इसमें एक गतिशीलता होती है, इसमें रोजगार देने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई के द्वारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाता है, आप आधुनिक तकनीकों के माध्यम से चीजों को सीखते हो। एफडीआई देशों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि भारत के पास इतना पैसा नहीं है, हम रेड कारपेट बिछाते हैं, आओ और आ करके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। खुद सोचिए 50 कंपनियां पूर्वांचल में आ करके बैठ जाएं, अमेज़न या मैं कहता हूं आपकी क्या कहते हैं वॉलमार्ट या आपकी दूसरी आप किसी भी कंपनी को आप ले सकते हो, अगर वो यहाँ पर आ करके बैठ जाए तो अब कुछ ना कुछ फैक्ट्री लगाएंगी, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार अल्टीमेट क्या होगा, भारतीयों को प्राप्त होगा, भारतीय ही वहां पर काम करेंगे, तो भारतीयों की ऑटोमेटिक क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डेली काम करेंगे तो भाई पैसा तो मिलेगा, अब क्या हो जाएगा, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे क्रय शक्ति बढ़ेगी तो फिर रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना इंसान चालू करेगा। अब केवल यही कंपनियां आएंगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सारी चीजें घूमना चालू हो जाएंगी, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा। पैसा ही पैसे को खींचता है, यही चीज मान के चलिए। अगर कोई उद्योग लगेगा तो वो अकेला नहीं लगेगा, वो बहुत सारी इंडस्ट्री को अपने साथ लेकर के आएगा, क्योंकि वो पैसा आपको देगा और पैसा खर्च करने के लिए आप कुछ तो आप खर्च भी तो करोगे। लोग जानते हैं कि आप खर्च करोगे तो आप अपने आप वहाँ पर हॉस्पिटल भी खुलेंगे, वहाँ पर रोडें भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बनना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे पूरे का पूरा इलाका क्या हो जाएगा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट से घिर जाएगा। हर सुविधाएं आपको आपके ही क्षेत्र में मिल जाती हैं। इसीलिए एफडीआई किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। यदि हम देखें तो 2019 से 2022 के बीच में अगर हम देखें तो मनी कंट्रोल जी का है, ठीक है, 2019 से 2022 के बीच में देखें तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं हम केवल और केवल कितना आया है, लगभग $1 बिलियन आया है। ये $1 बिलियन भी बहुत अच्छा है। दिमाग में रखिएगा, एफडीआई की बात कर रहे हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी यहां पर पैसा लगा रहे हैं ये उसकी बात हो रही है। किसकी? ये उसकी बात हो रही है 2019 से 2022। और इसी के बीच में आपको मालूम है 2018 का बाबा जी का इन्वेस्टर समिट भी हुआ है। अब उसके बाद
ये अब 2023 वाला इन्वेस्टर समिट हुआ है, तो मतलब हम मान करके चल सकते हैं अब ये एफडीआई और ग्रोथ करेगा। आपको मालूम है इसी समय इंटरनेशनल जो मेगा अफेयर चल रहा है क्राफ्ट वाला, कहां पर, नोएडा में 200 से ज्यादा देशों को इसमें टारगेट किया जा रहा है। खुद सोचिए 200 से ज्यादा देशों को टारगेट किया जा रहा है। नोएडा में ही इस समय मोटो जीपी बुद्धा सर्किट में चल रहा है, गौतम बुद्ध नगर, तो वहां पर भी मोटो जीपी जैसा इवेंट चल रहा है। ये विश्वव्यापी इवेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, विश्वव्यापी इवेंट है। अब जो इतनी सारी चीजें करी जा रही हैं, इतना क्राफ्ट का, इतना मोटो जीपी, ये सब जितनी चीजें की जा रही हैं, मान करके चला जा रहा है यहां पर ब्रांड यूपी को प्रमोट कर दिया जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रांड उत्तर प्रदेश को प्रमोट किया जा रहा है, और ब्रांड उत्तर प्रदेश प्रमोट होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो $1 बिलियन है ये आपस में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है बंगाल का, बहुत ज़्यादा नहीं है राजस्थान का, तमिलनाडु का बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन महाराष्ट्र का देखें, कर्नाटका, गुजरात, यहां पर बहुत ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी को रखती है। तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है, थर्ड जीडीपी है किसकी, यूपी की। और जब तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जबकि इसकी 65% पॉपुलेशन क्या है, यह है ग्रामीण, यह है रूरल, तब ये तीसरी बड़ी जीडीपी रखता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसरित है, क्योंकि ये वाले रीजन अगर हम देखें तो इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। यूपी अभी एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, तब यूपी इतना ऊपर है। और अगर इसको एक्सप्लोर किया जाएगा इवेंट्स के द्वारा, इस प्रकार मोटो जीपी के द्वारा, ब्रांड यूपी के द्वारा, अच्छी कानून व्यवस्था के द्वारा, तो ऑटोमेटिक ये एफडीआई क्या होगा, बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर इसकी न्यूज को हम लोग देखें आगे फिलहाल ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, विदेशों में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये कैसा है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग है, ये बहुत लंबे समय तक दीर्घकालिक निवेश किया जाता है, 50 साल 100 साल ऐसे। यहां पर ये आकर के नई मशीनरी बना सकते हैं, नए कारखाने लगा सकते हैं, ये सब आप देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारा पैसा डाल सकते हैं। तो एफडीआई कितना बड़ा क्या कहते हैं, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अलावा आपको बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड इसमें की जाती हैं। अगर आप देखें तो आपको यहीं पर समझ में आएगा कि निवेश की रफ्तार कैसे एफडीआई बढ़ता है, क्या क्या वो कारण हैं जिसके कारण यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़े। कुछ ऐसे आधारभूत कारण हैं। आधारभूत कारण के रूप में देखें तो निवेश किसी भी राज्य की प्रगति, सामाजिक राजनीतिक माहौल का सूचकांक माना जाता है। समाज कितना उन्नत हो रहा है, राजनीति कितनी स्टेबल है। अगर यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखें तो एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है। ऊपर से अगर हम देखें तो जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छी हो रही है, जैसे कम अपराध दर। निवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा इंडिकेशन होता है कि उस स्टेट में उतना कम अपराध दर है, राजनीतिक स्थिरता उतनी अच्छी है, और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी भी उतनी अच्छी है। ये सब मानक होते हैं जो तैयार करते हैं कि इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। यूपी के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। फिलहाल आखिर यूपी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, तो आपके पास कुछ फर्दर पॉइंट होना चाहिए कि एक्चुअल में यूपी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। तो क्या उपयोगिता है, यूपी के पास ऐसा क्या है जो बताता है कि भाई यूपी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो यहां 3 पॉइंट है। यूटिलिटी, आपको सारी उपयोगिताएं दी जाती हैं, जैसे अबुंडेंट लैंड, पार्सल ऑन कॉम्पिटिटिव प्राइस। शायद आपको मालूम है प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको भूमि बैंक के बारे में भी बता दिया था कि एक डीएम के अंतर्गत जो है, डीएम साहब के अंतर्गत भूमि बैंक्स को भी बनवाया जा रहा है। इसके अलावा वाटर अक्रॉस द
पूरी तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। 24/7 जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली अवेलेबल कराया जा रहा है। तो उपयोगिता यूपी में है, वाटर की भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी 24 आवर आ रही है। स्किल्ड मैन पावर को देखें तो यूपी के पास लगभग 56% जो है हमारे पास वर्किंग एज ग्रुप है और इसके स्किल को प्रमोट किया जा रहा है मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन के द्वारा, जिसकी हमने चर्चा की है। 53 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जिसको उद्योगों और शिक्षक जगत से लिंक किया जा रहा है। इतने कॉलेजेस हैं, इतने पॉलिटेक्निक्स हैं। तो आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को यूपी में प्रॉपरली फोकस किया जा रहा है। गवर्नेंस को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है गवर्नेंस सिस्टम। अट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं, अगर देखें तो निवेश बंधु पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था, निवेश बंधु पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था, उद्योग बंधु पोर्टल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रमोट किया गया। मतलब एक ही जगह इन्वेस्टर जाएगा और एक ही जगह पर जाकर के उसको सारी की सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। टाइम बाउंड अप्रूवल किया जा रहा है। इवन अगर शायद आपको याद हो तो यूपी में आई थिंक मुझको याद आ रहा है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि दक्षिण भारत से एक कंपनी आई है बाकायदा, वो यहाँ पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है। आई थिंक जिंदल ग्रुप की बात कर रहा था, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, आप देखिएगा उस चीज़ को। रिकॉर्ड क्या कहते हैं, आई थिंक 30-35 दिनों में ही उसको पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया गया था। कुछ ऐसी मैंने आपको केस स्टडी पिछले सेशन में भी बताई थी, तो मुझे अब याद आ रहा है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए जीरो टॉलरेंस फिलॉसफी है, किसी प्रकार से माफिया राज, गुंडा टैक्स, ये सब चीज़ों को खत्म किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी को देखें तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है उसमें कॉमर्स और इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कॉमर्स और इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वाणिज्य व उद्योग के सेक्टर में यूपी को पहला स्थान दिया गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, सुशासन सूचकांक में। वहीं अगर स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप में भी यूपी को लीडर की पोजीशन से सम्मानित किया गया था 2021 में। वहीं अगर देखें तो यूपी सबसे बड़ा उत्पादन करता है किसका, मिल्क का, हॉर्टिकल्चर बागवानी का, गुआवा का, मैंगो, गूसबेरी, पीस, इन सब का। यूपी की अगर मैं बात करूं तो निर्यात सूचकांक में 6वें नंबर की रैंक पर आता है यूपी। इसके अलावा लॉजिस्टिक इंडेक्स में अगर हम देखें तो यूपी अचीवर की श्रेणी में है, अचीवर्स की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 32% की दर से यूपी अपने वस्तुगत व्यापार को एक्सपोर्ट कर रहा है, वस्तुगत व्यापार निर्यात को इंपोर्ट कर रहा है हर साल 32% की ग्रोथ के साथ। इसके अलावा यूपी में अगर देखें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको जाल दिख जाएगा। जितने हाईवेज हैं आप उसके बारे में लिख सकते हो। केवल पश्चिम पूर्व को कनेक्ट करने वाले कॉरिडोर्स के अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भी मैंने पिछले सेशन में आपसे बात की थी, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है। और अगर हम देखें तो वाटर रूट्स को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेलवे रूट में अगर EDFC कॉरिडोर को देखें, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देखें तो उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। 5 हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसको यूपी चला रहा है। जैसे आप देखते हो कि सेफ सिटी अभियान के तहत भी हमारे यहाँ कैंपेनिंग स्टार्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इस बार का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था और इन्वेस्टमेंट में इस बार जो है हमारे यहाँ लगभग 33.5 लाख करोड़ के प्रपोजल की बात की गई है। और 33.5 लाख करोड़ के प्रपोजल में अगर आप देखें तो कितना टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा, 45% जो है पश्चिमांचल की तरफ जा रहा है, जबकि 13% जो है वो बुंदेलखंड रीजन की तरफ इन्वेस्टमेंट जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग अवध वाले रीजन में भी 13% जो है इन्वेस्टमेंट जा रहा है और पूर्वांचल में देखें तो 29% जो है वो आपका क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। इन सबको प्रमोट करने के लिए, निवेश आधारित अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको कुछ
कंसेशंस भी देती है। जैसे यदि कोई भी इन्वेस्टर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाके पर इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, यहां पर इन्वेस्ट करेगा, तो 100% उसको स्टाम्प ड्यूटी से क्या दिया जा रहा है, उन्मुक्ति दी जा रही है। कोई यदि मध्यांचल में करता है इन्वेस्टमेंट तो 75%, पश्चिमांचल भी है इसी में, 75% तक क्या कहते हैं उसको स्टाम्प ड्यूटी से उन्मुक्ति दी जा रही है। एग्जम्प्ट लगा हुआ है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को लेकर के। और कोई अगर 50 गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में इन्वेस्टमेंट करता है, दीज आर द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो 50% की उसको यहां पर भी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 के तहत बहुत सारे कंसेशंस दिए गए हैं। इवन प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम को भी यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई होप सो, जब इतने सारे फैक्टर हैं, पूरी तरीके से रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में क्यों नहीं एफडीआई को आकर्षित करेगा, या कोई उद्योगपति क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आने वाला भविष्य वाकई उत्तर प्रदेश का भविष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।